हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु। और कल की वीडियो में हम लोग कर रहे थे साइंस के जो हमारी राजन सीरीज़ है, राजन सीरीज़ का साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे। तो कल के वीडियो में 35 क्वेश्चन तक हो गया था। आज हम लोग 36 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सीरीज़ है वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की राजन सीरीज़ है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 36 से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? जीवाणु को कहा जाता है, लाइकेन को, विषाणु वायरस को, या कवक को? तो देखिए, ये किसे कहा जाता है? तो विषाणु को कहा जाता है। ठीक है, जो वायरस होता है उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले है कि जो वायरस होता है वो अगर निर्जीवों की संगति में रहता है तो उन्हीं की तरह रहता है। ठीक है, और जैसे किसी सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करता है ना, वैसे सजीव की तरह वर्क करने लगता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी करने लगता है और सजीव की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। और सजीव के बाहर निकाल दिया जाता है तो ये निर्जीव की तरह पड़ा रहता है। ठीक है, इसीलिए इसे सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। और एक होता है कि जितने भी हमारी जो पृथ्वी, इस पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सारे सेल के बने होते हैं। ठीक है, सब सेल के बने होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, या फिर ह्यूमन बींग्स हों, सारे जीवाणु कीटाणु जो भी होते हैं। ठीक है, सारे किसके? सेल के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन बस एक वायरस ऐसा होता है जो सेल का नहीं बना होता है। ये सेल थ्योरी का भी एक्सेप्शन है। ठीक है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है कि सारी चीज़ें जो होती हैं, जितने भी लिविंग थिंग हैं, सारे सेल के बने होते हैं। ये सेल का नहीं बना होता है। ये किसका बना होता है? ये बना होता है हमारे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। दूसरा, ये सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, क्योंकि ये निर्जीवों में रह करके निर्जीव की तरह पड़ा रहता है। जैसे सजीव के अंदर आता है, ठीक है, वैसे वो सजीव की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। कौन से पौधों में दिखाई देता है? तो आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज़्यादा किसमें दिखाई पड़ता है? छुई मुई में दिखाई पड़ता है। आप उसे जैसे टच करेंगे वैसे वो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसमें दिखाई पड़ता है? छुई मुई में दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आम, नीम और अदरक इन सब में ज़्यादा हमें नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, फंक ने किया था। ठीक है, इनका नाम फंक है लेकिन कहीं कहीं पे फुंक भी लिखा रहता है। ठीक है, तो फंक ने किया था और इन्होंने कब किया था? 1912 में किया था। ठीक है, 1912 में इन्होंने विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? ठीक है, जैसे कि हम लोग शहरों में खाते हैं ना पॉलिश किए हुए चावल, तो उसको खाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो वेरी हो जाते हैं। ठीक है, और घेंघा रोग एक होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो हमारा गला होता है, गले में एक ग्रंथि होती है, वो क्या हो जाती है? बहुत फूल जाती है। ठीक है, तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है ना, इसीलिए टीवी पे देखिए ऐड आता है ना, आयोडीन युक्त नमक, इसीलिए खाना चाहिए क्योंकि इससे घेंघा रोग की जो बीमारी होती है ये नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है, या आ और बा दोनों में पाई जाती है? इनमें से कोई नहीं पाई, किसी में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो उसमें देखिए ऑप्शन दिया है बी। ठीक है, जो कि बहुत पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आंखें बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। सीरीज में जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप गूगल जरूर करिए। ठीक है, देखिए कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाई जाती है, जंतुओं में पाई ही नहीं जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी दिया ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? सिर्फ प्लांट्स में जब पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ठीक है, जब पौधे क्या होते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, उसमें कौन सी गैस लेते हैं? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो सभी को पता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती, किसमें रूपांतरित हो जाती है? तो देखिए जो नागफनी होता है, नागफनी में ऐसे इसकी पत्तियां मोटी मोटी ऐसे बनी होती है, इसमें बहुत सारे कांटे 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 रहते हैं। तो इनकी पत्तियां किसमें रूपांतरित हो जाती हैं? इनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं कांटों में रूपांतरित? क्योंकि जो देखिए नॉर्मली जो पत्तियां होती है वो वाष्पोत्सर्जन करती है। ठीक है, तो उसमें पानी बहुत निकल जाता है। ठीक है, लेकिन नागफनी जो मरुस्थल में होता है वहाँ पे पानी की कमी होती है,
होती है, तो पानी की जब कमी होती है तो ये लोग, इनकी पत्तियाँ, इतना सारा अगर पानी निकलेगा ना, वेस्ट होगा, तो जो है इनके पास इतना पानी तो होता नहीं, पानी की कमी के कारण ये क्या हो जाते हैं, ये कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या हम लगाएंगे इसमें, कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मेढक है, मेढक क्या है, जलचर है, नभचर है, थलचर है या उभयचर है। तो देखिए जो मेढक होता है वो जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, जो दोनों जगह पे रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि चेहरे चेहरे की हड्डियों की संख्या क्या होती है, मतलब चेहरे पे कितनी आपकी हड्डियां पाई जाती हैं, 7 है, 14 है, 3 है या फिर 13 है। तो हमारी जो चेहरा है, हमारा चेहरे पे कितनी 14 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, चेहरे पे कितनी पाई जाती हैं, 14 पाई जाती है, और हमारे खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती है, आपको याद रखना है। उसके बाद है मत्स्य मछली में अनुकूलन है। ठीक है, मछली किसके कारण अनुकूलन कर पाती है। ठीक है, तो ये गलफड़े द्वारा सांस लेती है, तो ये बात तो एकदम सही है। इनका शरीर का आकार नाव की तरह होता है, तो ये बात भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही। ठीक है, क्योंकि इनके गलफड़े होते हैं, गलफड़ों से ही सांस लेती है। ठीक है, और उनका शरीर नाव के आकार का होता है, जिससे इनको तैरने में बहुत हेल्प मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, पौधों की जो पत्तियों द्वारा जल का निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है, कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो किसके कारण हरा होता है पत्तियों का रंग, तो पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किस में होती है, पौधों में होती है, कवकों में होती है, जंतुओं में होती है, विषाणुओं में होती है। तो किस में होती है, पौधों में ही होती है, और पौधों में भी ग्रीन प्लांट्स में होती है, जो हरे पौधे होते हैं उसमें होती है। ठीक है, और आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैसे क्वेश्चन देखना है, वैसे आपके दिमाग में वाला रिएक्शन आना चाहिए, जो मैंने कल के वीडियो में कराया था। आप लोग लिख के प्रैक्टिस करिए तुरंत। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ठीक है, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण से हमें बाद में, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, तो लास्ट में क्या क्या जो है उत्पाद मिलता है। तो क्या मिलता है, पहला तो स्टार्च मिलता है, ग्लूकोज मिलता है ना, हमने कल पढ़ा था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ और पा दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव श्वसन करता है, किसके द्वारा करता है। तो मानव श्वसन नाक द्वारा, गलफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो मानव श्वसन किसके द्वारा करता है, फेफड़ों के द्वारा करता है। ठीक है, गलफड़ों के द्वारा कौन करता है, मछलियाँ करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है, कौन करता है, किसके द्वारा, जल का और खनिज लवणों का संवहन होता है। तो जल का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है, भोज्य पदार्थ फूड का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 51 में क्या हो जाएगा, जाइलम, 52 में क्या हो जाएगा, फ्लोएम। ठीक है, फूड का फ्लोएम और जल का जाइलम, आपको याद रखना है, जल और खनिज लवण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पर्णप्रतान, जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है, पाया जाता है, किस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पर्णप्रतान किस में पाया जाता है, तो ये मटर के पौधों में पाया जाता है। ठीक है, पर्णप्रतान किस में पाया जाता है, मटर के पौधों में पाया जाता है, याद रखना है आपको, 1 से 2 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें हम जीरोफाइट प्लांट कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रो का मतलब ही होता है जल, तो हाइड्रोफाइट मतलब होता है जो जल में उगते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, ईपीफाइट। ईपीफाइट प्लांट्स क्या होते हैं, तो ईपीफाइट प्लांट वो होते हैं तो जो आपने देखा होगा कभी कभी, एक पेड़ है, ठीक है, उसके ऊपर एक छोटा सा पौधा उग गया है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये परजीवी नहीं होते हैं, मतलब ये उसी के ऊपर आश्रित नहीं होता, ये वायु से जो है अपनी नमी प्राप्त करता रहता है। ठीक है, तो ये या फिर कोई दीवार बनी है तो उसमें देखिए छोटी सी जगह से प्लांट निकल आता है, कभी कभी देखिए कोई घर बना है तो उसकी दीवार में छोटी सी जगह से कोई प्लांट निकल आता है। तो जो ऐसे पेड़ पौधे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ईपीफाइट बोलते हैं। ठीक है, जो किसी के ऊपर निकल आते हैं, किसी के पेड़ के ऊपर या फिर किसी दीवार के ऊपर, या छोटी सी कोई जगह है, ऊंची जगह, छत के ऊपर निकल आया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ईपीफाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे
कंडरा जोड़ती है। कंडरा किसको किसको आपस में जोड़ती है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है, तंत्रिका तंत्र को पेशी से जोड़ती है, और पेशियों को पेशी से जोड़ती है, या फिर पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। ठीक है, तो देखिए जो कंडरा होती है वो पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर में कान में होती है, जिसका नाम होता है स्टेपीज। ठीक है, और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो हमारे जांघ में होती है, जिसका नाम होता है फीमर। ठीक है, ये सबसे बड़ी हड्डी है, ये जांघ में होती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है, ये कान में होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, तो विटामिन की कमी से क्या होता है? अपूर्णता रोग होता है, टीबी होता है, कैंसर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अपूर्णता रोग जो होता है वो विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, जो टीबी होता है, टीबी एक वायरस की उससे हो जाता है, जिसका नाम होता है माइक्रोबैक्टर ट्यूबरकुलोसिस नाम होता है। ठीक है, और इसके लिए टीबी के लिए ना बीसीजी का टीका भी लगता है। जब बच्चे होते हैं ना तो उनको बीसीजी का टीका लगवाया जाता है, टीबी ना हो इसके लिए। ठीक है, और चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गज बराबर होता है, तो एक गज बराबर कितना होता है? 3 फुट होता है एक गज बराबर। ठीक है, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। ठीक है, ऐसा पौधों का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है? भूमि से खनिज और जल का अवशोषण करती है, और पौधों को क्या रखती है? पौधों को भूमि से स्थिर रखती है। तो कौन करता है? ऐसा जड़ ही करती है। ठीक है, वो पौधों को क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। ठीक है, वो अच्छे से खड़े रहे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलीय कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो हमने जब स्टार्टिंग करी थी साइंस की, तो शायद तीसरे चौथे में कोई क्वेश्चन आया था कि जल कीटभक्षी पौधा, तो उसमें मैंने सारे नाम बताए थे, ये भी बताया था कि कौन सा पौधा जलीय कीटभक्षी होता है। तो कौन सा होता है? तो यहाँ पे यूट्रिकुलेरिया है, ये जल में उगता है, ये जलीय कीटभक्षी पौधा होता है। ठीक है, और ये ड्रॉसेरा नेपेंथिस, ये सारे कीटभक्षी है, लेकिन जलीय कीटभक्षी यूट्रिकुलेरिया है। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीज पत्री की विशेषताएं बताइए कौन कौन सी होती हैं। इनके जो पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है। समानांतर सिरा विन्यास मतलब होता है जैसे लंबी पत्तियां होती हैं, जैसे ये आपने देखा होगा लहसुन की, तो उसमें क्या होती है? उसमें ऐसे ऐसे समानांतर सिरा विन्यास होता है, मतलब लंबी पत्तियां होती हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे समानांतर होता है। ये मतलब ये जैसे कि कुछ पत्तियां होती हैं ना, उसमें ऐसे करके ऐसे होता है, तो ये नहीं होता है इसमें सीधा सीधा समानांतर होता है, तो इसे बोलते हैं समानांतर सिरा विन्यास। एक बीज पत्री में होता है। उसके अलावा बीजों में केवल एक बीज पत्र होता है, जैसे मक्का, धान, गेहूं, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एक बीज पत्रियों की विशेषताएं हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें बताई गई कि एक बीज पत्र होता है। देखिए जैसे बीज होता है उसको हम फाड़ेंगे तो इसमें एक इधर निकलेगा, एक इधर निकला, अगर 2 निकला है तो मतलब ये द्विबीजपत्री का है। ठीक है, और ऐसा बीज जिसको हम क्या करें? बीज से तोड़ के 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि गेहूं, जैसे कि ये चावल। ठीक है, चावल है ऐसे है, अभी बीज थोड़ी है कि इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दें ना, टूट जाएगा वो अलग बात है, लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइड हम नहीं कर सकते ऐसे। तो जिन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जिन बीजों को, उन्हें हम एक बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, वो एक बीज पत्री पौधों की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए इसके नीचे द्विबीजपत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इनकी पत्तियां जालिकावत सिरा विन्यास होता है। जालिकावत मतलब होता है कि ऐसे करके, ये देखिए यहाँ पे ना ऐसे ऐसे करके ये जालिकावत होती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इनकी पत्तियां बनी होती हैं। और उसके अलावा क्या होता है? बीज में 2 बीज पत्र होते हैं, जैसे कि दालें क्या होती हैं? दालों को आप डिवाइड करेंगे ना, 2 पार्ट्स में टूटेंगे। जैसे चना है, चना को आप तोड़ेंगे ना तो 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे मूंगफली हो गया। ठीक है, जितनी दालें होती हैं वो चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है? ये सब 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ये क्या है? द्विबीजपत्री पौधों के जो विशेषताएं हैं, तो इसका भी आ और बा दोनों ही सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ों के प्रकार बताइए। तो जड़ें मूसला जड़ होती है, अपस्थानिक जड़ होती है, 2 प्रकार की जड़ें होती है, तो इसका आ और बा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपेंडिक्स क्रम रूप पर सेसिका की जो कि बड़ी आंत का जो है भाग है। ठीक है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है और इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। यह क्या है? अवशेषी अंग है, जन्मजात अंग है, समरूप अंग है, या फिर ये सभी चारों में से सारे सही हैं? तो क्या है ये अवशेषी अंग होता है। ठीक है, अवशेषी अंग वो होते हैं जो हमारे शरीर में पहले कभी थे। ठीक है, वो यूज़ में आते थे लेकिन अब नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि पूछ क्या है? जो मतलब पहले स्टार्टिंग में मनुष्य कहा जाता है ना, मनुष्य का जन्म किससे होता है? जब बंदर से होता है।
होता तो बंदरों की पूँछ होती थी, लेकिन अब के जो मनुष्य होते हैं उनकी पूँछ थोड़ी होती है। तो जो अवशेषी अंग होते हैं जो अब हमारे शरीर में नहीं है, जैसे कि सांपों में पहले पैर होते थे, ठीक है, लेकिन जब वो चलते हैं ना, रेंग कर चलते हैं, तो पैरों का यूज़ उन्होंने बंद कर दिया, तो अब पैर नहीं होते सांपों में। तो ये सांप के जो पैर हैं वो क्या अवशेषी अंग है, ये पहले होते थे अब नहीं होते, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जो यहाँ पे अपेंडिक्स ये क्रम रूप पर शेषिका है, ये क्या है, ये अवशेषी अंग है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जड़ द्वारा होती है, तनों द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है, या इन सभी के द्वारा। तो सभी को पता है ना कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पत्तियों में होती है, ठीक है, और पत्तियों में छोटे छोटे से पर्णरंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे से ऐसे से ना छोटे छोटे पर्णरंध्र पाए जाते हैं, छेद जैसे होते हैं, छिद्र, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो उन्हीं के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उन्हीं के द्वारा जल बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन है, तो लाइकेन क्या होता है, परजीवी है, मृतोपजीवी, सहजीवी, या ये सभी। तो देखिए लाइकेन क्या होता है, लाइकेन सहजीवी होता है। आपने अगर बायो पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा, लाइकेन क्या होता है, सहजीवी होता है, ठीक है। उसके बाद है परजीवी पौधा है, तो परजीवी पौधा कौन सा है, अमरबेल है, रेफ्लेशिया है, चंदन है। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ना अमरबेल का नाम सुनते ही तुरंत आप अमरबेल पे टिक ना कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अमरबेल, रेफलेशिया और चंदन ये तीनों ही परजीवी पौधे होते हैं, ठीक है। रेफलेशिया तो आप लोगों ने सुना भी होगा शायद कि परजीवी पौधा है, लेकिन चंदन नहीं सुना होगा। चंदन बहुत कम लोगों को पता होगा कि चंदन भी परजीवी पौधा होता है। अगर चंदन की खेती होती ना तो सिर्फ चंदन के वृक्षों की खेती नहीं होती, क्योंकि चंदन सारी चंदन के पेड़ एक जगह ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए जो है किसान इनको किसी और दूसरे प्लांट के साथ लगाते हैं, जैसे कि चंदन के साथ नीम को लगा दिया या फिर किसी और को लगा दिया, ठीक है। तो चंदन क्या है, एक परजीवी पौधा। अमरबेल, रेफ्लेशिया और चंदन ये तीनों ही परजीवी पौधे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अमरबेल तो मोस्टली सबको पता ही रहता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। और इसमें कह रहा है कि कीटभक्षी पौधा कौन सा है, तो ड्रोसेरा होता है, यूट्रिकुलेरिया भी होता है, नेपंथीज भी होता है। आपको ये भी याद रखना है यूट्रिकुलेरिया क्या है, जलीय कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा, ये सभी हो जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इस कौन होते हैं, जंतु होते हैं, कवक होते हैं, पौधे होते हैं या विषाणु होते हैं। तो क्या होते हैं, पौधे, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है। सर्वग्राही किसे कहते हैं, तो देखिए सर्वग्राही किसे कहते हैं, सर्वग्राही ए और बी को कहते हैं, ठीक है। और सर्वग्राही क्यों कहते हैं, क्योंकि ए बी वाला जो रक्त ग्रुप होता है, ठीक है, रक्त समूह जो होता है ये सभी से रक्त ले सकता है, ठीक है। ए से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है, सबसे ले सकता है, लेकिन ये देता किसी को नहीं, दे सिर्फ ए बी वाले को ही सकता है, इसीलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं, मतलब सबसे ले सकता है। और जो ओ वाला ब्लड ग्रुप होता है इसे सर्वदाता कहते हैं। इसे सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबको देता है, ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है, ठीक। अगर ओ ब्लड ग्रुप अगर ओ ब्लड ग्रुप का कोई मतलब मरीज़ है उसको ब्लड चाहिए तो वो सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है, और अगर ए बी वाले को चाहिए तो सभी से ले सकता है, इसीलिए इसे सर्वग्राही और इसे सर्वदाता कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो इसको हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की फीमर होती है जो कि जांघ में होती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान की स्ट्रेपीज हड्डी होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पढ़िए तो उसके साथ जो भी अलग ऑप्शन है आप उस पर भी डिस्कस करिए, ताकि आपके जो सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, कवर हो जाए, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी हड्डी पूछी गई तो जरूरी थोड़ी कि अगली बार बड़ी ही हड्डी पूछी जाएगी ना, और भी कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए सारे ऑप्शन में डिस्कस किया करिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो यकृत में बनती है, अग्न्याशय में बनती है, तिल्ली में बनती है या फिर वृक्क में बनती है। तो जो हमारे शरीर में लसिका कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ बनती हैं, तो वो हमारे शरीर के तिल्ली में बनती हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कहाँ बनती है, तिल्ली में बनती हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है, तो वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या क्या होती है, 206 होती है, ठीक है। आपको याद रखना 206 होती है, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता
होता है ना, जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय ना बच्चे के शरीर में 270 हड्डियाँ होती हैं, और जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके शरीर में 300 हड्डियाँ हो जाती हैं, और जब वो वयस्क हो जाता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। ओके, उसके बाद देखिए अगला है कि निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। आपको याद रखना, बस क्या होती है, पानी पे चल रही बस, ठीक है। तो बी और सी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। और इससे आपको एक याद रखना है, एक और क्वेश्चन आता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो कीड़ा होता है। आपको याद रखना KEDA, कीड़ा। कीड़ा से आपको याद रखना है कि कीड़ा क्या होता है, वसा में घुलनशील, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा, ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन बस, ठीक है, क्योंकि इस बार जल में पूछा गया, अगली बार वसा में भी पूछा जा सकता है। नीचे देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, ADEK। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्कर्वी रोग की पहचान क्या होती है, स्कर्वी रोग कहाँ होता है, कौन से अंग में होता है, ये सब आपको बताना है। तो देखिए जो स्कर्वी रोग होता है सबसे पहले वो मसूड़ों में होता है, हमारे शरीर में जो हमारे दांतों में हमारे जो मुंह में मसूड़ा होता है वो उसमें होता है, ठीक है। मसूड़ों में क्या होता है, हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि स्कर्वी रोग हुआ है, ठीक है। और ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी किसमें होता है, तो विटामिन सी खट्टे फलों में होता है, जैसे कि मौसमी हो गया, संतरे हो गए, नींबू हो गया, इन सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है। अगर दांतों से ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, तो आप विटामिन सी वाले फलों का प्रयोग करिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैरेस्मस और क्वाशिओरकर रोग किसकी कमी से होते हैं, ये जो बीमारी होती है कौन से किसकी कमी से होते हैं, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। आपको याद रखना है किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। उसके बाद रक्तदाब मापा जाता है, रक्तदाब कैसे मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, तो सर्वदाता किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ओ को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो उपापचय क्रिया आपको याद रखना है 2 प्रकार की होती है, और कौन कौन सी होती है, तो अपचय उपचय 2 प्रकार की उपापचय क्रिया होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि वायु है, वायु क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, यौगिक होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, तो जब विभिन्न अलग अलग प्रकार की गैसें हैं तो किसका हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, यौगिक तो कभी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा उभयचर प्राणी है, तो उभयचर प्राणी कौन सा होता है, खरगोश नहीं, कछुआ, चूहा या गाय, तो कौन सा उभयचर होता है, कछुआ। ये बाहर भी रहता है और पानी में भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। ओके, के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं होता है, धारा रेखित शरीर, गलफड़े, पंख और फेफड़े, तो फेफड़े नहीं होते क्योंकि फेफड़े किसमें होते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये सारे होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एपीकल्चर है किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से या रेशम कीट पालन से या दोनों से या कोई भी नहीं, ठीक है। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। और एक होता है सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर वो किससे रिलेटेड है, वो रेशम कीट से रिलेटेड है। इस बार ये पूछा गया, अगली बार ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है कि सेरीकल्चर रेशम कीट पालन और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, ठीक है। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और चेहरे पे कितनी होती है, 14 होती है, खोपड़ी में कितनी होती है, 22 होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण होता है, किस में होता है, तर्क रूप में होता है, कंदगुच्छ के रूप में होता है, पड़ाव स्तंभ के रूप में होता है, कुंभी रूप में होता है, तो किस में होता है, कंदगुच्छ के रूप में होता है। आपको याद रखना भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण कंदगुच्छ के रूप में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है, तो किस में होता है, ब्रायोफिल्लम में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोण का मात्रक होता है, तो कोण का मात्रक क्या होता है, तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है, तो गुरुत्व का उदाहरण वो घटना होती है जिसे ऊपर से कुछ गिर रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो पृथ्वी हर चीज़ को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो ऊपर से कुछ गिर रहा है तो गुरुत्व बल का उदाहरण होगा, ठीक है। तो देखिए पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो गुरुत्व बल का उदाहरण है, और उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना ये भी उदाहरण है, समतल पर गाड़ी
को धकेलना, ये किसका, ये घर्षण बल का उदाहरण है। तो उसमें कह रहा कौन सा नहीं है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ियों से पत्थर टूटकर नीचे गिरना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गुरुत्व बल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, घर्षण बल का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाएं होती हैं, उनका नाम बताइए। तो उन्हें क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, दो हल्के पीले रंग की संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम बीज पत्र बोलते हैं, ऐसे करके होता है। ठीक है, बीज पत्र बोलते हैं इन्हें। उसके बाद है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं। तो पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर, ये तो हो गया। उसके बाद है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा था अस्थियां कितनी होती हैं, 22 होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सारे ऑप्शन गलत ही दिए हैं, मतलब इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं 22। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ दिया हुआ है। ठीक है, आ में लेकिन 28 दिया है। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के खोपड़ी में जो अस्थियां होती हैं वो 22 होती हैं। 14 चेहरे पे होती हैं, 8 कपाल में होती हैं, टोटल क्या हो जाती है, 22 होती हैं। ठीक है, तो 22 ऑप्शन दिखे तो आप उसमें टिक करिएगा, अदरवाइज इसमें 28 दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी कौन है। ठीक है, चमगादड़ है, यूरोमेट्रिक्स है, या फिर एंटीलोप है, साइरन है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, एंटीलोप हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने पर प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन हमने पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कौन होता है, कपूर होता है ना, जिसे हम गर्म करते हैं और वो द्रव में ना बदल कर डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, वो होता है ऊर्ध्वपातन। तलछटीकरण वो भी नहीं होता। तलछटीकरण होता है जब कोई चीज़, मतलब कोई हमने विलेन बनाया, वो नीचे जो तो वो तलछटी में, मतलब जो नीचे होता है वहाँ पे जमा हो जाए। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाए, साफ आपका विलेन हो जाए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं तलछटीकरण। तो इसे बोलेंगे अपकेंद्रण। ठीक है, अपकेंद्रण मतलब जब हम मथनी से मथेंगे तो मक्खन ऊपर आ जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे अपकेंद्रण बोलते हैं। और तलछटीकरण मतलब होता है जब जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, उसे बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन है। तो यौगिक कौन होता है, यौगिक जल होता है, जल यौगिक होता है, जो कि H2O। ठीक है, मतलब इसमें देखो, इसमें फिक्स रहता है कि हाँ H के कितने यौगिक हैं, O के कितने, मतलब H कितना है, O कितना है। ठीक है, तो इसमें फिक्स होता है। ठीक है, तो ये यौगिक है। यौगिक क्या है, H2O जल है, और चीनी भी होता है यौगिक। अगर चीनी आएगा तो चीनी, अगर ऑप्शन में जल नहीं है तो चीनी भी क्या होता है, यौगिक होता है। और चीनी का फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है, C6 होता है, और H क्या होता है, S22 होता है, O11 होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमारे जो भी साइंस में राजन सीरीज में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे सारे कंप्लीट हो गए। 95 क्वेश्चंस थे, ये हो गए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ये पार्ट 2 था जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अति लघु क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो लघु उत्तरी क्वेश्चन हैं बहुत सारे दिए हैं, तो उसको हम 2 या 3 वीडियो में लघु उत्तरी भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये साइंस की राजन सीरीज हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट की, आप कमेंट करिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट की आपको चाहिए। सब्जेक्ट वाइज हम लोग सारी राजन सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।